नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडू पाथ में। आज मैं आपके सामने दक्षता परीक्षा 2023 के प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हूँ। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस क्वेश्चंस और पैटर्न क्वेश्चन, या पैटर्न क्वेश्चन का मतलब होता है कि जिस पैटर्न पे प्रश्न आएंगे उसको हम विश्लेषण के साथ समझेंगे। हम जहाँ आवश्यकता होगी, जिस प्रश्न पे आवश्यकता होगी कि उसको विश्लेषित किया जाए, तो उसको डिटेल विवरण के साथ, यानी एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित होंगे। यह जो प्रैक्टिस सेट है ये डीएलएड एंट्रेंस में भी उपयोगी होगा, बीएड एंट्रेंस में भी उपयोगी होगा और सीटेट के परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। यह न केवल दक्षता परीक्षा के लिए उपयोगी है, यह इन परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और अन्य जो एजुकेशन से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी यह उपयोगी साबित होगा। आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले प्रैक्टिस सेट, अब एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की जाएगी जो आपकी परीक्षा से कुछ दिन पहले पूर्ण की जाएगी और लंबी सीरीज़ है, तो वह सीरीज़ आपको मिलती रहे। तो आप इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि डेली जो भी सीरीज़ और प्रैक्टिस सेट आपको आएगा वो आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है और दक्षता परीक्षा और अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो प्रश्नावली है और उनके उत्तर और विश्लेषण है वो कारगर हो। यदि आप उसको शेयर कीजिएगा तो और भी मेरे साथी, आपके साथी उससे लाभान्वित होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि कक्षा में कोई छात्र भयवश प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाता है तो आप उसे स्वयं उत्तर बता देंगे, भय के मूल कारणों को जानेंगे, उत्तर देने के लिए बार बार कहेंगे, दूसरे छात्र से प्रश्न पूछेंगे। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें सटीक ऑप्शन कौन सा होगा? सटीक ऑप्शन होगा 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं। जो अध्यापक अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके अपने अधिकारियों को प्रश्न करने में लगे रहते हैं वे प्रायः लाभान्वित होते हैं और अपने साथियों से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे परिवेश में आप क्या करेंगे? अपने अन्य साथियों का अनुसरण करेंगे, अपने साथियों से ईर्ष्या करेंगे, कुंठित होकर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे, हानि लाभ की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। आप देखिए, स्वयं से इस पे विचार कीजिए, इस प्रश्न पे। तो आपको यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपको सबसे सटीक लगेगा। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये शैक्षिक कौशल के क्वेश्चन हैं और ये तरह से ये डायनेमिक क्वेश्चंस हैं। डायनेमिक क्वेश्चंस है। डायनेमिक क्वेश्चंस होता है जिसमें आपकी अपनी सक्रियता, आपकी क्रिएटिविटी लगती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा और अपनी सोच सीधी रख के, जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जैसा आप करना चाहते हैं, उस तरह के विचार को रख के जब प्रश्नों को देखिएगा तो आप उत्तर उसको बड़े सटीक और सरल ढंग से दे पाइएगा। आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, आपके विचार में विद्यालय में छात्रों के शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना आवश्यक है, क्योंकि इससे अभिभावक प्रसन्न होंगे, छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है, अध्यापक कुछ दिनों तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, छात्रों को कुछ दिनों तक विद्यालय नहीं जाना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि इस तीसरे नंबर में आपको सबसे सटीक क्या लगता है। आप जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सबसे आपको सटीक दिखेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति से आप क्या समझते हैं? अब यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
विद्यालय शिक्षा समिति। कहने के लिए तो प्रश्न में केवल विद्यालय शिक्षा समिति लिख दिया गया है, लेकिन विद्यालय शिक्षा समिति एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है जिससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम विद्यालय शिक्षा समिति के बारे में हम जानते हैं। आइए पहले विद्यालय शिक्षा समिति इसके बारे में जानेंगे, तब हम आगे इस प्रश्न का उत्तर लेंगे। पहले आइए विद्यालय शिक्षा समिति को समझते हैं कि विद्यालय शिक्षा समिति है क्या, उसका गठन कैसे होता है। अब विद्यालय शिक्षा समिति को जानने से पहले कि बिहार विद्यालय मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो आया था 2011 में, उसके अनुसार, उस अधिनियम के अनुसार इसका गठन किया गया है और उसी की धाराएं, उसी की सारी व्यवस्थाएं विद्यालय शिक्षा समिति पर लागू होती हैं। तो आइए इस चीज़ को हम एक एक करके समझते हैं और जानते हैं कि ये आखिर है क्या, विद्यालय शिक्षा समिति होता क्या है, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसके सदस्य कितने होते हैं। तो हमें ये जानना आवश्यक है कि विद्यालय शिक्षा समिति है यह बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011, वो शिक्षा नियमावली जो है वह 2011 है, उसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। वो शिक्षक नियमावली जो है वो 2011 है। उसके अनुसार, उसी की अधिनियम की धारा 21 और 22 के अनुसार विद्यालय समिति का गठन और कार्य निर्धारित किए गए। समिति का गठन किया जाता है, आपको पता है कि समिति का एक गठन किया जाता है राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए विद्यालय शिक्षा समिति। अभी ये आपको ध्यान देना है, विद्यालय प्रारंभिक जो होगा, प्रारंभिक विद्यालय है, उसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। यह एक प्रश्न है जिसमें न्यूनतम 50% माताएं हैं। अब देखिए, आपको यहीं से दो प्रश्न निकल के आ गए। विद्यालय शिक्षा समिति प्रारंभिक विद्यालयों के लिए होता है, न्यूनतम 50% उसमें माताएं रहेंगी। उसके अलावा एक और प्रश्न आपको निकल के आ गया, किस अधिनियम के 211, उसकी धारा 21 और 22। उसके बाद आता है, आगे चलते हैं, सदस्यों की संख्या चलते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं। समिति के सदस्यों की संख्या, समिति के सदस्यों की कुल संख्या 17 है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है, इसका जो पदेन अध्यक्ष है वह कौन होता है? उस ग्राम पंचायत या नगर निकाय से संबंधित वार्ड सदस्य, जो वार्ड सदस्य होते हैं, उस विद्यालय जिस पोषक क्षेत्र में है, जिस वार्ड में है, जिस नगर निकाय में है, उसका जो वार्ड सदस्य होगा वो पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है उसका। और विद्यालय का प्रधानाध्यापक या प्रधान जो होता है वह एक सदस्य होता है। छात्र छात्राओं की माताएं, उनकी संख्या 9 है, वो चयनित होते हैं, जिसमें से अलग अलग उनका पूरा का पूरा ब्रेकअप है। पिछड़ा वर्ग से 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से 2, सामान्य जाति से 2 तथा एक माता सदस्य निःशक्त बच्चों से होते हैं। ये 9 जो हैं ये छात्र छात्राओं की माताएं हैं। जीविका के ग्राम संगठन एवं महिला जो समूह है उसके अध्यक्ष या प्रधान, उसके 2 लोग होते हैं। अब आते हैं आगे, समझते हैं, अगला देखते हैं। हमने जाना कि 17 सदस्य होते हैं, इस सदस्य का ब्रेकअप हम देखते हैं। अब उसके बाद है आपका छात्र प्रतिनिधि, जो चयनित 2 होंगे उनके। छात्र प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे? आपको बाल संसद से। छात्रा प्रतिनिधि मीना मंच से। एक आपका छात्र प्रतिनिधि होगा और एक छात्रा प्रतिनिधि होगा। विद्यालय के वरीयतम शिक्षक, दाता जो भूमि दाता होगा वो एक सदस्य होगा। उसके बाद एक आमंत्रित सदस्य जो सीआरसी होते हैं। अब तो सीआरसी नहीं रहे, लेकिन संकुल अब संचालक के रूप में होंगे, वो एक आमंत्रित सदस्य के रूप में रहेंगे। यहाँ हमने मूल चीज शिक्षा समिति के चीजों को समझा और जाना। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न है क्या? एक अध्यापक के रूप में विद्यालय शिक्षा समिति
से आप विद्यालय शिक्षा समिति में आप सक्रिय भाग लेंगे, प्रधानाचार्य का पक्ष प्रस्तुत करेंगे, स्कूल के गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे, अभिभावक को सावधान रहने के लिए कहेंगे। अब आप स्वयं सोच के देखिए कि ये इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आप पाएंगे कि 1 नंबर प्रश्न जो है वो आपके लिए बेहतर और सटीक विकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताता चलूं कि इस प्रश्न को देखने पर आपने विद्यालय शिक्षा समिति प्रश्न एक है, लेकिन इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनसे कई सारे प्रश्न निकल के आए। तो आपसे फिर से आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब करके जरूर रखेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिले। आप प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब ज़रूर करके रखेंगे इसको और आगे शेयर कीजिएगा। प्रश्न एक है, लेकिन उससे कई सारे प्रश्न निकल के आते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा। आगे भी बहुत सारे आपको एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न निकलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। यदि आपकी लॉटरी खुल जाए तो उसका कुछ भाग खर्च करेंगे मंदिर के निर्माण में, अच्छी पुस्तकों के क्रय में, अपने लिए फैशनेबल ड्रेस खरीदने पे या सैर सपाटे पर। अब आप एक शिक्षक, चूंकि आप शिक्षक हैं तो आप शिक्षक के नाते आप इसमें से ढूंढेंगे तो एक चीज़ है जो एक शिक्षक के नाते वो सटीक बैठता है और वो है ऑप्शन नंबर 2। आइए आगे चलते हैं। कक्षा के पाठ पढ़ाते समय अचानक कोई छात्र प्रश्न पूछता है तो उस प्रसंग से मेल नहीं खाता है तो आप क्या करेंगे। अगर कोई बच्चा है प्रश्न पूछ रहा है, जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे अलग टॉपिक से वो प्रश्न पूछ देता है, तब आप क्या करेंगे। इसमें आपकी जो आपका विवेक क्या कहता है, आपका शिक्षण कौशल क्या कहता है, वो वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। असमय प्रश्न पूछने के लिए छात्र को डांटेंगे, उस समय छात्र की संख्या समाधान करेंगे, पाठ समाप्त होने के बाद समाधान खोजने को कहेंगे, छात्र को आश्वस्त करेंगे कि पाठ समाप्ति के बाद उसकी शंका का समाधान किया जाएगा। अब आप देखिए इसमें से सबसे सटीक ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आप स्वयं से देखेंगे वो आपको दिखेगा। अगर सामान्य और अपने खुद के मन से पूछें तो ये यही कौशल है। ये सब डायनेमिक प्रश्न होते हैं जो आपके अपने विचार से संबंधित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। एक छात्र ने आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया वो पाठ्य पुस्तक में नहीं है, अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, उसे नहीं मानेंगे, उत्तर की समीक्षा कर छात्र के व्यक्तिगत समझ के लिए शाबाशी देंगे, छात्र की शरारत मानेंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे। अब 7वां नंबर प्रश्न है। अब 7वां नंबर में क्या करेंगे। अगर इसमें देखेंगे तो इसका उत्तर होगा, सटीक उत्तर क्या है, सटीक उत्तर 2 नंबर है। उत्तर की समीक्षा कर छात्र के व्यक्तिगत समझ के लिए शाबाशी देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। पुस्तकों की सहायता से पढ़ाना, लंबी लंबी कहानियों का समावेश को प्रस्तुत करना, जीवन उपयोगी और व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण नोट्स लिखाना। 8वां नंबर प्रश्न में आप देखिएगा तो 3 नंबर जो ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है वो ज़्यादा सटीक है। जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक उदाहरणों को प्रस्तुत करना, क्योंकि जीवन उपयोगी और व्यवहारिक उदाहरण जब दिए जाएंगे तो बच्चों से कनेक्ट होगा और वो तब प्रभावकारी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा है जब छात्र प्रश्न पूछते रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, मन लगाकर सुनते हैं, अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप लिखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न जो आप देखिएगा आपको लगेगा कि उत्तर तो यह भी सही है, 1 नंबर का भी सही है, 2 नंबर का भी सही है, 3 नंबर का भी सही है, लेकिन आपको देखना है कि आपको लग रहा है
लेकिन आपको देखना है कि सबसे सटीक उत्तर कौन सा है। तो आप पाएंगे कि 1 नंबर प्रश्न, ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा सटीक है, क्योंकि प्रश्न पूछने से 2 वे ट्रांजैक्शन होता है और चूंकि बाल केंद्रित आधारित शिक्षण होता है तो शिक्षण अधिगम में प्रश्न पूछने से 2 वे कम्युनिकेशन बनता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 1 नंबर का 2 वे कम्युनिकेशन। बच्चे पूछेंगे तो यानी उनके अंदर एक्टिविटी हो रही है, क्रियाशीलता बढ़ रही है, तभी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यानी 2 वे ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसलिए प्रश्न पूछना इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, विकलांग। अब इन्हें दिव्यांग करेंगे, चूंकि ये पुराना प्रश्न है और पहले वो शब्दावली में शब्द नहीं था। अब इन शब्दावली के दिव्यांग, इसको दिव्यांग को समझेंगे। दिव्यांगों को समान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि चूंकि यह प्रश्न पुराना है, अब समावेशी शिक्षा का शिक्षण में समावेश हो गया है और उसके आधार पे शिक्षा व्यवस्था हमारी चल रही है। चूंकि यह प्रश्न पुराना है तो इसके अनुसार हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। विकलांगों को समान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है, उनकी शारीरिक कमजोरी मानसिक कमजोरी को बढ़ाती है। अब 10 में आप देखिएगा कि 2 नंबर जो विकल्प है वो सबसे सटीक है, क्योंकि उनको सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है, इसलिए उनको शिक्षित सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना है। अब समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा है वही है, यानी समान शिक्षण जो परंपरा में है, प्रक्रिया में है, उनको उसमें एडजस्ट करना है। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है और इसी के अनुसार कार्य किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, आपका स्वयं के प्रति विचार क्या है। मेरा कर्म मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं पृथ्वी पर एक बोझ हूं, मुझे फल की परवाह किए बिना कार्य करते रहना चाहिए। इसका सटीक उत्तर आपको 4 होगा। मेरा कर्म मुझे साथ नहीं दे रहा है, क्या ऐसा हो ये कहना, ये तो एक पश्चाताप और ये अलग तरह का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। यह देखेंगे तो 4 नंबर उत्तर आपका सबसे सटीक है। एक शिक्षक के रूप में 12वां नंबर प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आपका महत्वपूर्ण विचार है। गृह कार्य कम देना, भय द्वारा विद्यार्थी को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करना, कठिन परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना, दूसरों के सुझावों को महत्व देना। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 3, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं। कार्य के प्रति और योजना पर, कार्य में लगने वाले समय एवं खर्च पर, कार्य की सफलता और असफलता पर और उपयुक्त सभी पक्षों पर। यहाँ देखिएगा कि 13 नंबर में उपयुक्त सभी पक्षों यानी इन तीनों पर आप अधिक सोचते हैं। कार्य की प्रगति और योजना पर भी सोचते हैं, लगने वाले समय खर्च पर भी सकते हैं, कार्य और सफलता असफलता पर भी सोचते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन है वो सटीक है और यही सही है। आपसे कोई तर्क वितर्क करे और आपका उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण संभाव्य है। तर्क वितर्क करने में कोई संकोच नहीं करेंगे, तर्क वितर्क करने वाले से छुटकारा पाने के लिए बहाना करेंगे, तर्क वितर्क करने वाले से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति कोई रुचि नहीं लेंगे। 14वां नंबर प्रश्न, उत्तर आपके अनुसार देखिएगा तो 3 नंबर प्रश्न विकल्प जो है इस प्रश्न का सबसे सटीक होगा। तर्क वितर्क करने वाले से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्सर आप अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरे को कष्ट पहुंचाकर, झूठ बोलकर, समय का सदुपयोग करके और इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको तीसरा नंबर ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर प्रश्न, बच्चों के विकास के लिए उपयोगी मानते अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चों के सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उनकी गड़बड़ियों को शीघ्र दूर करना चाहिए, बच्चों को अच्छी बात करनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। आप दूसरा नंबर प्रश्न इसका विकल्प जो होगा दूसरा नंबर विकल्प सही है।
आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, उदंड छात्रों को आप सही मार्ग पर लाएंगे। उनकी प्रशंसा करके उन्हें सही रास्ते में लाया जा सकता है। सहानुभूति से उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। सख्ती से उन्हें सही मार्ग पर लाया जा सकता है। और चौथा नंबर ऑप्शन है, अच्छी शिक्षा देकर उनके सही मार्ग पर लाया जा सकता है। 17 नंबर का सही विकल्प आपको होगा 4 नंबर विकल्प जो सही होगा। यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछता है लेकिन आप उसका उत्तर अच्छी तरह नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? छात्र से कह दें कि उसका प्रश्न असंगत है, छात्र के प्रश्न को कोई उत्तर नहीं देंगे, छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्नों से हतोत्साहित करेंगे, छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर मालूम करके आप उसे अगले दिन बता देंगे। देखिएगा आपके लिए 4 नंबर ऑप्शन सबसे सही और सटीक विकल्प है। आइए आगे बढ़ते हैं। छात्रों में अनुशासन पैदा करने के लिए आप भय उत्पन्न करेंगे, अनुशासन का महत्व बताएंगे, अनुशासन प्रिय व्यक्तियों के बारे में विचार बताएंगे, अनुशासन को जीवन से जोड़कर शिक्षा कराएंगे। 19 नंबर का सटीक ऑप्शन है 4। आइए, छात्र प्रायः शिक्षक के आपके द्वारा पढ़ाए गए विषय को ध्यान से नहीं सुनते, तो उनके लिए आप अपनी शिक्षण शैली में सुधार करेंगे, विषय और अधिक मनोरंजक बनाएंगे, उनकी रुचि की कमी का कारण जानेंगे, उपयुक्त सही। 30वां नंबर प्रश्न पर आप जो चौथा नंबर विकल्प है, यानी ये तीनों ऊपर के विकल्प इसके लिए सटीक और सही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न, कक्षा 3 का पाठ प्रतीक्षा है। क्या है प्रतीक्षा? कहानी है, चित्रकथा है, प्रेरक प्रसंग है, कविता है, यह आपको बताना है। और यह पैटर्न प्रश्न है। इस पैटर्न पे प्रश्न आए हैं, आगे भी आएंगे। यानी कक्षा 3 जब पूछा गया है तो यानी आपको पाठ्य पुस्तक पढ़ना होगा, जानना होगा। तो 21 नंबर का उत्तर है प्रेरक प्रसंग है। यह जो प्रतीक्षा पाठ है यह एक प्रेरक प्रसंग है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइकू क्या है? हाइकू जापानी छोटी कविता, जापानी चित्रकला, जापानी कागज के खिलौने बनाने की चित्रकला, जापानी मूर्तिकला। तो 3रा नंबर प्रश्न इसका विकल्प जो है जापानी कागज के खिलौने बनाने की एक चित्रकला है हाइकू। आगे बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तानी पुस्तक की विषय वस्तु है। क्या है विषय वस्तु हम हिंदुस्तानी का? भारत की संस्कृति विविधता से परिचय, भारत की आज़ादी से संबंधित कहानियां, भारत की आज़ादी से संबंधित कविताएं, भारत की विज्ञान के प्रगति के क्षेत्र में प्रगति। इसका सही उत्तर है 1 नंबर 23 का, भारत की सांस्कृतिक विविधता से परिचय। जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं, बहुत सारी चीजें आगे बाकी है और हमें जानना है। 24 नंबर है, कड़ी कक्षा व्यवस्था के परिणाम स्वरूप बच्चे का विकास एक अनवरत प्रक्रिया नहीं बन पाता अपितु कृत्रिम खंडों में बच जाता है। किसका कथन है? ये कथन से प्रश्न जो है बहुत सारे आपके को मिलेंगे। इस कथन पे आगे अगले किसी एक वीडियो में पूरी कथन की वीडियो हम आपके लिए बना देंगे। इसका उत्तर होगा क्या? 24 नंबर प्रश्न का 1 नंबर श्याम मेनन। आइए आगे बढ़ते हैं। समर हिल क्या है? समर हिल एक पहाड़ी है, बच्चों का स्कूल है, बाल सुधार गृह है या शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। 25 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो बच्चों का स्कूल है। बच्चों का स्कूल है 25 नंबर प्रश्न का उत्तर। 26 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और इस प्रश्न से संबंधित कई सारे आपको इससे जुड़े होंगे। हम इस पे विचार से और विश्लेषण ढंग से इसका सही विश्लेषण करेंगे और विश्लेषित ढंग से इसको जानते हैं। पहले हिंद स्वराज के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं, गिजू भाई हैं, महात्मा गांधी हैं, जेपी नायक हैं। आइए इसको हम डिटेल जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे। हिंद स्वराज
महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है जिसकी रचना उन्होंने 1909 में की थी। यह आता है कि हिंद स्वराज कब लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय जहाज किल्डोनन कैसल, ये प्रश्न पूछ देता है, पर है। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई, जिसे अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया कि इसे राजद्रोह घोषित सामग्री उन्होंने करा दी। हिंद स्वराज पुस्तक जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गांधी जी ने ही किया था। अमेरिका में यह किताब सरमन ऑफ द सी नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अमृतलाल ठाकुर दास नानावटी ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिंद स्वराज पुस्तक है मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो जो एक संवाद है, वो हिंद स्वराज पुस्तक है वो एक संवाद है। आइए इसको आगे देखते हैं। गीजू भाई बधेका एक बहुत ही आप उल्लेखनीय और मूर्धन्य व्यक्ति हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इनकी कृति, इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाओं के बारे में हमें जानना और समझना है। आइए गीजू भाई बधेका के बारे में समझते हैं। ये 15 नवंबर 1885 में इसका जन्म हुआ। 23 जून 1939 में इनका देहावसान हो गया। गुजराती भाषा के लेखक थे, महान शिक्षा शास्त्री थे। इनका पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। इन्होंने बाल मंदिर नाम की विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी 1920 में। इनकी प्रमुख रचनाएं आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया और दीवा स्वप्न। यह आपको हमेशा याद रखना है, दीवा स्वप्न। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। आइए आगे देखते हैं क्या है आगे। जे कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति, 15 मई 1895 में इनका जन्म हुआ। 17 फरवरी 1886 में इनका देहांत हुआ। जन्म तेलुगु ब्राह्मण परिवार से। इनके पिता का नाम जिद्दू नारायणी था, माता का नाम सजमंबा था। ये एक दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों के जानकार थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारी पुस्तकें लिखी। उनका जो हिंदी भाषा में अनुवादित जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। शिक्षा और संवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, शिक्षा केंद्रों के नाम पत्र, सीखने की कला, ध्यान, विज्ञान और सृजनशीलता, स्कूलों के नाम पत्र, परंपरा जिसने अपनी आत्मा खो दी, प्रेम, ध्यान में मन, शिक्षा और संवाद। ये जो रचनाएं हैं इसके बारे में पूछा जाता है कि यह किसकी रचना है, तो इसे हम और आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जेपी नायक, ये 5 सितंबर 1907 और 30 अगस्त 1981 इनके जन्म और मृत्यु का है। ये जयंत पांडुरंग जेपी नायक के नाम से जानते हैं। ये भारतीय शिक्षक हैं। ये भारतीय शिक्षक थे। 3 अग्रणी शिक्षाविदों रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के साथ इनको यूनेस्को द्वारा जेपी नायक को एक संस्था निर्माता के रूप में जाना गया था। कोल्हापुर के बहुत छोटे से शहर में से इनका ताल्लुक है। 1948 में भारतीय शिक्षा संस्थान की इन्होंने स्थापना की। 64 और 66 में एक भारतीय शिक्षा आयोग के सदस्य और सचिव के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के शैक्षणिक सलाहकार भी थे। ये जेपी नायक के का परिचय। हमने एक प्रश्न से कई सारे प्रश्नों को निकाला और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि कई सारे प्रश्न एक प्रश्नों से जुड़े हुए थे, इसलिए हमें इन चीजों को ध्यान देते चलना है। आइए अब इसका हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया। 26 का उत्तर क्या था? 26 का उत्तर था हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। आइए आगे बढ़ते हैं। बोधि संवाद की स्वाध्याय सामग्री के आधार पर निम्नलिखित के जोड़े की पहचान करें।
27 नंबर का है आपको 1 नंबर। शिक्षा के हेर फेर रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये गलत जोड़ा है। सही जोड़ा आपको ये तीनों है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 बनने के बावजूद अलग से VCF 2008 की आवश्यकता क्यों महसूस है? NCF 2005 और BCF 2008। अब इसकी चर्चा हो गई तो इसके बारे में जानते हैं कि ये दोनों है क्या। इससे प्रश्न आते हैं, इससे कई सारे प्रश्न आते हैं। तो पहले आइए इनको समझ लेते हैं, तो फिर प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। NCF शिक्षा नीति 1946 के संदर्भ में 1988 के पाठचर्या के आधार पर प्राथमिक और माध्यमिक के लिए रूपरेखा के रूप में इसको विकसित किया गया। यशपाल समिति की सिफारिश पर इसको विकसित किया। यह पूछा जाता है कि NCF किस समिति के सिफारिश पर विकसित किया गया? यशपाल समिति की सिफारिश पर विकसित किया गया। यह 1986 की जो शिक्षा नीति थी इसके परिप्रेक्ष्य में ये किया गया। अब NCF है, NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत, ये पूछे जाते हैं कि NCF के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत थे। आपको है, पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये पूछा जाता है कि क्या यह NCF का मार्गदर्शक सिद्धांत है? कोई एक सिद्धांत दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, कक्षा कक्षीय गतिविधियों को जोड़ा जाए, इसे लचीला बनाया जाए, कक्षा कक्ष को जो है गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों और राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल कीजिए। 5 महत्वपूर्ण जो बिंदु है ये NCF के 5 सिद्धांत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, पहले और समझते हैं तब इसको आगे देखेंगे। BCF, ये है BCF 2008 बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008, जिसे हिंदी में पिछले स्लाइड्स में NCF के में करिकुलम का स्पेलिंग कुछ गलत टाइप हो गया था, उसको आप ऐसे ही समझेंगे। उसको बिहार पाठचर्या 2008 कहा जाता है। और चूंकि NCF के ढांचा पर ही इसका निर्माण होता है, उसके मूल सिद्धांतों से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। BCF जो बनाया गया वो बिहार की भौगोलिक और इसकी स्थानीय स्थिति को देखते हुए राज्य ने इस पाठ्यक्रम को बनाया गया और बिहार बनाने वाला ऐसा प्रथम राज्य माना जाता है। अब हमने इस एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न निकाले, हमने इससे कई सारे प्रश्न बने। हमने जाने कि किस समिति की सिफारिश पे बना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको 2 नंबर। बिहार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक परिस्थिति, जैसे मैंने आपको कहा कि NCF होने के बाद BCF की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि बिहार की अपनी एक परिदृश्य है, अपनी इसकी स्थिति भौगोलिक और सामाजिक, आर्थिक और अपनी एक परिस्थिति है, उसके अनुसार इसकी सफलता के लिए BCF का निर्माण हुआ और उसकी परिकल्पना की गई और उसका निर्माण किया गया। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 29, साक्षरता शिक्षित करने के साधनों में से एक है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? कथन से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम अगले स्लाइड में कुछ कथन को ये देखेंगे। साक्षरता शिक्षित करने के लिए एक साधन है, साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं, यह कथन किसका है? अगर इस उत्तर देखें तो उत्तर इसका 4 नंबर होगा। अगले स्लाइड में हम कुछ कथन को देखेंगे, इस स्लाइड को हम उत्तर देखते हैं। अब देखिए, टिप टिपुआ पाठ किस वर्ग का है? यह पाठ से और सब्जेक्ट से है। कहा गया है ही है, पूर्व में सिलेबस में बताया गया कि आप पाठ को ध्यान से रखिएगा। तो टिप टिपुआ जो है वो 5वें वर्ग के पाठ्य पुस्तक का है। आइए देखते हैं, कुछ कथन को देखते हैं। ये जो 29 नंबर है इस पे कुछ कथन को हम देख लेते हैं।
आगे कथन का पूरा स्लाइड और पूरा वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिए। अब देखिए, चूँकि उसमें कई जिन लोगों की चर्चा की गई थे उनके प्रमुख कथन को, शैक्षिक कथन को हम देख लेते हैं। आप इसमें देखिएगा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानंद, इनकी चर्चा है। तो इनके जो शैक्षिक प्रमुख जो कथन है उसको हम देखते हैं। कथन से सवाल हो सकता है, वो वैसे कथन आ जाए तो आपसे इस प्रश्न से कई सारे जो और प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको हमने देखा। आइए देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास और शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा से है। उन्होंने सर्वांगीण विकास पे जोर दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तारतम्य स्थापित करती है। उन्होंने सूचना शिक्षा के लिए कहीं वो सूचना नहीं देती है, वो पूरे संपूर्ण तारतम्यता स्थापित की। जहाँ सूचना की बात आएगी आप टैगोर को चुनिएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है, बाहर से कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। ये विवेकानंद का कथन है कि उसके अंदर ही ज्ञान है, उसे बाहर से नहीं दिया जाता है, बस उसकी परिपूर्णता को आगे निखारा जाता है, उसका उद्घाटन किया जाता है। आइए आगे प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। अब रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनके बारे में जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो गान है उसके रचयिता हैं। इनके बारे में आप कुछ जान और आप इसके लिए एक अपडेट हम कर लेते हैं। आप अपडेट हो जाइए कि ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, जिसको आमार सोनार बांग्ला कहा जाता है। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, माता सारदा देवी थे। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण, आप लोग इस वीडियो को स्लो करके भी देख लीजिएगा। मैं अभी और कई सारे प्रश्न है उसको देखना है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी चलना मेरी मजबूरी है। ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा होगा लेकिन आपके लिए कारगर होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं से जानने से पहले ये जान लेते हैं, इनको नोबेल प्राइज किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि। यह एक प्रश्न है, कब मिला था? 1913 में। और गीतांजलि के लिए मिला था जिसकी रचना इन्होंने 1910 में की थी। कई सारे प्रश्न इस एक प्रश्न से निकल के आए। काबुलीवाला इनका रचना है, बहुत फेमस ये रचनाएं हैं सब। ये से प्रश्न आते हैं। गोरा, साधना, चित्रांगदा, ये सारे बहुत ही प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। आइए आगे हम बढ़ते हैं। इससे जो पिछला जो प्रश्न है उत्तर हमने उसको वहाँ देख लिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। शालीमार शब्द का अर्थ होता है, शालीमार शब्द का अर्थ है, 31 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर होता है सुंदर। 32 नंबर, टेबल पर रखी पुस्तक की स्वर पर, इसको हम देखेंगे ये है क्या, ये कारक है, कैसे हम लोग बचपन में हम सबने याद किया था, उस पर एक चर्चा कर लेंगे, आप इसे ध्यान देंगे। तो 32 में क्या है? ये अधिकरण है। क्या है ये? अधिकरण है। 32 का 2 नंबर विकल्प सही है। आइए इसको एक देख लेते हैं। हमें पता है, हमने देखा है, और आप भी इसे याद रखिए, इसे प्रश्न आएंगे, चूंकि ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। व्याकरण से भी आगे के वीडियो में प्रश्न हम बनाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग करने वाला अधिकरण में पर संबंध कारण काके की, ये सारी चीज़ों का आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ये चीज़ आप सबको याद होगा जबानी, इसे प्रश्न आएंगे, इसको देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज की रचना है। वरदराज को तो हमने जान लिया, क्या इनके बारे में हम नहीं जानेंगे? ये 3 जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, जो पुरोधा हैं, इनके बारे में हम नहीं जानेंगे? ये बिल्कुल जानेंगे। अगले स्लाइड में उसको जानते हैं। इसका उत्तर हम ले लेते हैं। 34 नंबर है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताता है, आपको यह जानना जरूरी है। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, भाषा के जो भाग हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है।
उन सबको की परिभाषा, उदाहरण, उन सबका जानना जरूरी है। आपने इस प्रश्न में देख लिया तो इसका उत्तर होगा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताता है तो वो क्रिया विशेषण होगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी चीज़ों को आपको एक बार देखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो प्रश्न था लघु सिद्धांत कौमुदी, उसको हम जानते हैं। वरदराज, वरदराज संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे। वो महापंडित भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी। यहाँ एक प्रश्न आपको बन गया, भट्टोजी दीक्षित यानी सिद्धांत, प्रश्न लघु सिद्धांत से था लेकिन यहाँ एक और उत्तर निकल गया, सिद्धांत कौमुदी किसने रचना की, तो भट्टोजी दीक्षित ने रचना की थी। और ये जो रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसके बारे में आगे देखते हैं। इसी सिद्धांत कौमुदी पर आधारित उन्होंने तीन ग्रंथ रचे। किन्होंने? वरदराज। कौन सा? मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार कौमुदी। हमने यहाँ कई सारे, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न हमने देखे। आइए, तुलसीदास, तुलसीदास की वैराग संदीपनी, राम माज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, इसे यह प्रश्न पूछा जाता है। सतसई प्रश्न पूछा जाता है, पार्वती मंगल प्रश्न पूछा जाता है, गीतावली पूछा जाता है, विनय पत्रिका पूछा जाता है, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, ये पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए इसको इस प्रश्न के साथ मैंने टैग किया है। इसको आप पॉज करके जरूर देखिए। आगे आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं, सूरदास की प्रमुख रचनाएं ये हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, प्रश्न ये पूछा जाता है। ये सूरसागर, नल दमयंती ये पूछा जाता है। व्यालो, ये सब पूछा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ, क्योंकि गौतम बुद्ध की वहाँ तो बहुत जिक्र था, तो उसको हम देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। यहाँ एक प्रश्न बन के आया कि बुद्ध ने अपने देश किस भाषा में दिया था, जिसको त्रिपिटकों में संकलित किया गया। उसको कहाँ संकलित किया गया? अगर पूछा जाए कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए, एक प्रश्न आया, उसको कहाँ संकलित किया गया? त्रिपिटक में किया गया। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ऑप्शन दे देगा और उसमें से तीनों में से कोई एक नाम दे देगा। तो कौन कौन से त्रिपिटक थे? विनय पिटक, सूत पिटक और अभी धम्म पिटक। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। में भ्रिकुटी तानने का क्या तात्पर्य? भ्रिकुटी तानने का तात्पर्य क्या है? 35 का 3। प्राचीन शब्द का विलोम क्या है? 36 का 3। आइए आगे बढ़ते हैं, आप इसे रोक के देख लीजिएगा। 37 का भूल गया कि इंसान कविता के रचयिता कौन है। ये बहुत प्रमुख रचनाकार है, इस पे हम रुकेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। पहले इनको जान लेते हैं। 37 का 2 उत्तर है, अरविंद राय बच्चन। इन चारों को हम एक एक करके समझेंगे। उसमें आगे आया भेड़िया आया शीर्षक कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम सब ने भेड़िया आया पढ़ा है, क्या शिक्षा मिलती है? 38 नंबर, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इन लोगों को, जो इन सारे प्रश्नों को हमको देखते हैं, इनके विश्लेषण करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए यह उपयोगी है, इसलिए आप इसे जरूर साथ रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे। वीडियो बहुत सारे बनाए जाते हैं प्रश्नों को पढ़ के उत्तर, लेकिन यहाँ विश्लेषण के साथ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लग रहा है, तो आप मेरा प्रोत्साहन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अवश्य मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा कि मुझे और वीडियो बनाने में आसानी होगी। प्रोत्साहन एक एनर्जी का काम करता है। रामधारी सिंह जिनकर की प्रसिद्ध रचनाएं: उर्वशी, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, नीम के पत्ते, श्रामधेनु, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार। रश्मि रथी जो पूछा जाता है, उर्वशी पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र पूछा जाता है। इससे प्रश्न हमेशा आते हैं, प्रश्न सभी से आते हैं, लेकिन ये सारी चीज, ये प्रमुख चीज़ें हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, इससे प्रश्न बनते हैं। संस्कृति से 4 अध्याय से प्रश्न आते हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख निशा निमंत्रण, मिलल यामिनी, धार के इधर उधर, मधुशाला, क्या भूलूं के याद करूं, नीड़ के निर्माण, मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला,
सतरंगिनी खादी के फूल, भूल गया क्या क्यों इंसान, ये जो प्रश्न में था ये है। जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं, राधा, एक किरण, 100 झांकियाँ, 2 तिनकों का घोंसला, ये प्रश्न 2 तिनकों का घोंसला ये बहुत महत्वपूर्ण है। कालिदास, कानन, अपर्णा, लीला कमल, सत्य कमल, बांसों का झुरमुट, निराला के पत्र, अजंता की ओर, स्मृति के वातायन, नाट्य सम्राट पृथ्वीराज कपूर, हंस पाल का, ये प्रमुख उनकी रचनाएं हैं। अरुण कमल, इनकी रचनाएं हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके, पुतली के में संसार, वे, मैं वो शंख महाशंख और योगफल, उनकी कविता संग्रह है। हमने जल्दी जल्दी कर लिया, आप इसे रोक के जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 ग्राम चैत्य शीर्षक पाठ में किस वृक्ष का वर्णन है? 39 में उत्तर है आपको 3। अनुग्रहित शब्द, अनुग्रहित शब्द का मतलब होता है कृपा का आभार मानने वाला। 41 नंबर प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। कागजी घोड़ा दौड़ाना, 41 का उत्तर होगा तो लिखा पढ़ी करना। 42 निम्नलिखित में उच्चारण के आसांश की दृष्टि से गलत जोड़े को पहचान, इसमें गलत जोड़ा पहचानना है तो इसमें आप देखिएगा 4 नंबर जो है ये गलत जोड़ा है। हम ये उच्चारण स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अभी जल्दी में इन सब चीज़ों को बता देता हूँ लेकिन आप इसको डिटेल में जरूर इसका अध्ययन कीजिएगा, अगले वीडियो में बता देता हूँ। आइए अगले स्लाइड्स में अब देखिए, कंठ से जो होता है वो क ख ग घ ङ, मूर्धन्य से जो होता है वो ट ठ ड ढ ण ड ढ र स। वत्सर्य, वत्सर्य का मतलब होता है जब जीव जब ऊपर जाके सटता है वो तो ये साउंड होता है, ये न ल स ज, इनका उच्चारण स्थान जो है वत्सर्य है। तालव्य से ये सारी च छ ज झ य स, ये तालव्य से, तालु से। दांत से त थ द ध, ये उससे होता है। ओष्ठ से प फ ब भ म व, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, फ और व, इससे ये चीज़ें होती हैं, इससे उच्चारण स्थान है। इसको आप पॉज करके आप इसे जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 43 नचिकेता ने प्रथम वर क्या मांगा? 43 नंबर का उत्तर है आत्मा की जानकारी। 44 नंबर याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? 44 का 1। 45 आहा, आम बहुत मीठा है, विस्मयादिक शब्द यानी आश्चर्य, अचंभा, ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक में देखिएगा इस तरह के निशान चिन्ह लगे रहते हैं, ये प्रश्नवाचक हैं। आपको ये वाक्य संरचना, वाक्य विन्यास आपको देखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को जानना होगा। तो 45 नंबर का जो उत्तर है वो दूसरा है। 46 महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय 46 में क्या है? तीसरा है, आत्मज्ञान से है। किससे है? 46 का तीसरा ऑप्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर में है आज शीला तथा उसकी सहेली आने वाली है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? मैंने कहा देखिए इसी प्रश्न में देखिए 50 प्रश्नों में ही पाठ स्पीच से कई सारे प्रश्न आ गए, तो 47 में क्या होगा? चौथा, उसकी। 48 सिरचन, ये पुस्तक से, पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आ गया। 48 इसका है क्या? ठेस। आप पढ़े होंगे, बच्चों को पढ़ाए होंगे तो देखा होगा ये ठेस का है, यानी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आते हैं, आएंगे, इन चीज को ध्यान देना पड़ेगा हम लोग को। अब है आपको 49 उंगली माल ने कौन सी प्रतिज्ञा की? तो उंगली माल शांति फैलाने की। जीवन की झरना कविता के कौन कवि हैं? 4 नंबर आरसी प्रसाद सिंह। आज हमने 50 प्रश्नों को जाना और समझा। आपने देखा होगा कि 50 प्रश्न 50 थे, लेकिन इसमें हमने लगभग इस 50 प्रश्नों में 100 के आसपास प्रश्न बन के आए, विश्लेषण किया। केवल प्रश्नों को हमने नहीं पढ़ा, उसे संदर्भ है, तो एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 50 प्रश्न मैं बहुत जल्दी एक
अगला प्रैक्टिस सेट बस डे इंटरवल पे उसको लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मुझे इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि और शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। तो इस आशा के साथ मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।